वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है लीनियर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस जो हैं वो आप 10th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं और फर्स्ट ईयर में भी, तो आई थिंक मुश्किल नहीं होगा इस अलजेब्रा को समझने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द मैट्रिसेस? मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर अर्रे ऑफ नंबर्स होती है, यानी नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर अर्रे में लिखा जाता है विद इन द ब्रैकेट्स। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। इसकी कुछ टाइप्स हैं, आगे उनको रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स होता है तो उसका ऑर्डर किस तरह से जज किया जाता है। एज वी नो दैट कोई हॉरिजॉन्टल जो अर्रे होती है उसको हम कहते हैं कि रो है, और जो वर्टिकल नंबर्स होते हैं, जो वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, उसको हम कहते हैं कॉलम। तो रोज़ को अगर हम m से डिनोट करें और कॉलम्स को n से डिनोट करें तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा दैट इज़ m क्रॉस n या फिर m बाय n या फिर रोज बाय कॉलम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये मेरे पास m क्रॉस n का ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब ये देखें, ये वाला एक मैट्रिक्स है, इसमें मैंने देखना है m मेरे पास कितनी रोज़ है। मेरे पास 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं। सो माय ऑर्डर इज़ 3 क्रॉस 3 या 3 बाय 3। बिल्कुल इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट मैट्रिक्स की डेफिनेशन आएगी, दैट इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। आप इसकी एग्जांपल भी खुद से दे सकते हैं। और अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हुए तो मैट्रिक्स कौन सा होगा? तो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट इज, अगर जो मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ एक रो होगी, अगर जो मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ एक रो होगी, यानी m इज इक्वल टू 1, तो मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। नाउ अगर मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होगा, यानी n इज इक्वल टू 1, m क्रॉस 1, तो इसको हम कौन सा कॉलम कहेंगे? ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स है। तो नेक्स्ट इज, आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं हम। कि अब डायगोनल क्या होता है? ये मिड वाली जो वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास डायगोनल्स होते हैं। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल के नीचे वाली वैल्यूज़ अगर ज़ीरो हों सारी की सारी तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। और अगर डायगोनल की ऊपर वाली वैल्यूज़ सारी ज़ीरोज़ हों और नीचे वाली वैल्यूज़ नॉन ज़ीरोज़ हों तो उनको हम क्या कहते हैं? वो होगा हमारे पास लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर ये जो वैल्यूज़ होती हैं, ये जो डायगोनल होता है हमारे पास A11, A22, A33 अप टू सो ऑन ANN, इसको हम कहते हैं मेन डायगोनल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? A matrix in which all the entries of the matrix are zero but the diagonal entries are non-zero, यानी डायगोनल में जो एंट्रीज होती हैं वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। एटलीस्ट एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरोज होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स के लिए पहली शर्त ये है कि वो डायगोनल होना चाहिए, ठीक है। और फिर डायगोनल में ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में सेम वैल्यूज़ आ रही होंगी, यानी के 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 100 है तो सारे डायगोनल में 100 है। अगर सेम वैल्यूज़ आ रही होंगी तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है दैट इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। ऑर्डर 4 क्यों? क्योंकि इसमें 4 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। नेक्स्ट इज, and the important information is every scalar matrix is a diagonal matrix. Now next definition is कि if the scalar matrix, next definition is कि अगर scalar matrix में स्केलर की जगह पे अगर 1 आ जाता है, हमारे डायगोनल में अगर 1 आ जाता है तो फिर हमारे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 का है, ये 4 क्रॉस 4 का, इसका ऑर्डर 3 है और इसका ऑर्डर 4 है।
नेक्स्ट अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की बात करते हैं कि जी मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेंगी और कौन सी प्रॉपर्टीज़ होल्ड नहीं करेंगी। तो सबसे पहले इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की बात कर लेते हैं कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं। दो मैट्रिसेस इक्वल उसी सूरत में होंगे अगर दोनों की करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो, दोनों के ऑर्डर सेम हो, यानी कि दोनों मैट्रिसेस सेम टू सेम होने चाहिए। तो दोज टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी equal if they have the same entries and same order. उसके बाद है जीरो मैट्रिक्स, a matrix whose every element of zero is obviously called a zero matrix। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के दो मैट्रिसेस की एडिशन के लिए एक कंडीशन होती है और वो कंडीशन क्या है वो आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दो मैट्रिसेस को ऐड कब किया जा सकता है तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि दे मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ रोज एंड द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी ए और बी अगर दो मैट्रिसेस हैं उनको कब ऐड किया जा सकता है, अगर दोनों के नंबर ऑफ रोज और दोनों के नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो सेम हो, दोनों का ऑर्डर सेम हो, तो उनको हम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही रूल होगा। बट नेक्स्ट चलते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसकी जो भी एंट्रीज हैं अगर उनको सेम एंट्रीज रखा जाए लेकिन साइन चेंज कर दिए जाएं, तो जब साइन चेंज हुए हैं तो जाहिर सी बात है जब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास ज़ीरो आने वाला है। जब आंसर आपके पास ज़ीरो आता है तो इट मीन्स ये आपका मैट्रिक्स ए था और न्यू मैट्रिक्स माइनस ए है, तो ए का इन्वर्स क्या है, माइनस ए, और माइनस ए का इन्वर्स क्या है, ए। ऑल्सो नेक्स्ट है कि मैट्रिसेस में एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन होल्ड करता है। वी हैव थ्री मैट्रिसेस सो वी कैन राइट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स फॉर मैट्रिक्स एडिशन। नेक्स्ट है एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम की स्टेटमेंट जो आप याद कर सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल m क्रॉस m मैट्रिसेस इज एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डिफाइंड फॉर मैट्रिसेस। वो एक एबिलियन ग्रुप होता है। ओके, एबिलियन ग्रुप क्या होता है इसको थोड़ा सा आगे जाके मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी बिल्कुल सेम है कि दो मैट्रिसेस जो हैं वो सब्ट्रैक्ट कब हो सकते हैं, अगर उनका ऑर्डर सेम होगा, यानी दोनों के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे तो हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, इसका मतलब है कि आप अपने मैट्रिक्स को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन वो किस तरीके से होगा। जैसे ये देखिए, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या किया, 2 हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितनी भी एंट्रीज थी उनके साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद कुछ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का क्या रूल है कि दो मैट्रिसेस जो हैं वो मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं, तो दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई के लिए कंफर्टेबल हैं अगर एक के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल हों तो उनकी प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, अदरवाइज नहीं। अगेन दो मैट्रिसेस है आपके पास, लेट्स जस्ट से ए और दूसरा है बी। ए के आपने कॉलम्स की नंबरिंग देखनी है और बी के आपने रोज की नंबरिंग देखनी है। अगर नंबर ऑफ रोज ऑफ कॉलम ए और इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ कॉलम बी, देन दे कैन बी मल्टीप्लाइड, एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो इसको याद रखना है। उसके बाद आगे चले जाएं। अब ये देखें, ये दो मैट्रिसेस हैं, ये कैसे मल्टीप्लाई हुए हैं। हमने ये देखा कि इसमें नंबर ऑफ, हमने क्या देखना है, जो आपका पहला मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। जो आपका दूसरा मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज देखने हैं, 3 है। इक्वल है, 3 इज इक्वल टू 3, सो वी कैन मल्टीप्लाई दैम। किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं ये आपको आता ही होगा, पहले भी आपने इसकी खासी प्रैक्टिस की होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डज नॉट होल्ड इन जनरल। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि 3 2s are 6,
इज इक्वल टू 2 3s are 6। तो दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, और नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। जनरली मैट्रिसेस में ए बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होगा, बहुत कम कंडीशंस होंगी जब वो आपस में इक्वल होंगे। आगे नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जी एक एग्जांपल है हमारे पास, लेट ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, दोनों की मल्टीप्लिकेशन हुई, पहले ए को रखा और फिर बी को रखा, यानी ए बी निकाला और फिर बी ए निकाला, आपने देखा कि दोनों डिफरेंट है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो हमने याद ये रखनी है कि वी मे हैव ए बी इज इक्वल टू 0, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन उनकी 0 आ सकती है जब ना तो ए 0 है और ना बी 0 है। इसकी एग्जांपल ये नीचे देख लें, आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, दोनों जीरो मैट्रिक्स तो नहीं है ना, उनकी सारी एंट्रीज 0 तो नहीं है, लेकिन जब उनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 मैट्रिक्स। तो वी मे हैव ए बी इज इक्वल टू 0 व्हेन नाइदर ए इज इक्वल टू 0 नॉर बी इज इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट थिंग इज, हाँ जी, कि मैट्रिसेस में कैंसलेशन लॉ भी होल्ड नहीं करता फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगेन, कैंसलेशन लॉ डज नॉट होल्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है जी, अब इसकी एग्जांपल भी नीचे देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, एक मैट्रिक्स सी है। ठीक है, तो आप ए बी को मल्टीप्लाई कर लिया, आपने ए सी को मल्टीप्लाई कर लिया, ए बी और ए सी आपस में इक्वल हैं, बट बी और सी आपस में इक्वल नहीं है, यानी हम यहाँ से कटिंग नहीं कर सकते, ए की ए से कटिंग तो बी इज इक्वल टू सी आ जाए, नहीं, बी तो सी के इक्वल है ही नहीं। सो कैंसलेशन लॉ डज नॉट होल्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट इज के एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी होल्ड करता है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी होल्ड करता है, इसमें कोई एम्बिगिटी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे लेते हैं, सिंपली इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज, तो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाता है। इसकी एग्जांपल आपने खुद निकालनी है और इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है। इसके बाद कुछ रूल्स हैं कि ए एंड बी दो मैट्रिसेस हैं एंड आर कंफर्टेबल फॉर द सम ए प्लस बी एंड द प्रोडक्ट ए बी, देन अगर इनकी प्रोडक्ट और एडिशन हो सकती है, कंफर्टेबल फॉर सम का मतलब ये है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और प्रोडक्ट के लिए वो कंफर्टेबल कब होंगे, जब ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल होंगे, तो हम इनके ऊपर ये वाले रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। पहला रूल क्या है कि ए और बी दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, उनका ट्रांसपोज होगा, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उनको हम सेपरेटली ए का भी ट्रांसपोज लिख सकते हैं और बी का भी ट्रांसपोज लिख सकते हैं। और अगर डबल ट्रांसपोज होगा तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा ओनली ए। और अगर आपके पास स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा होगा और होल ट्रांसपोज होगा तो स्केलर के ऊपर ट्रांसपोज नहीं आएगा, लेकिन आपके मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज आएगा, और जो स्केलर है वो बिलोंग करता है फील्ड से। उसके बाद आगे अगर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, होल ट्रांसपोज है, तो याद रखना है पहले दूसरे वाले का ट्रांसपोज आएगा और फिर पहले वाले का ट्रांसपोज आएगा।